दोस्तों नमस्कार। मैं ओम नारायण तिवारी आप सबको संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। संविधान में हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान क्या है। इसके बाद संवैधानिक विकास के बारे में बताएंगे। ब्रिटिश काल से अब तक ब्रिटिश में 1600 से चार्टर एक्ट से लेकर वर्तमान संविधान सभा तक संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद संविधान के प्रकार बताएंगे। संविधान हमारा क्या तय करता है। संविधान हमारी शासन प्रणाली बताती है कि क्या है। हमारी शासन प्रणाली एकात्मक है, संघात्मक है, अध्यस्थात्मक है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक है। इसके बाद संविधान का महत्व बताएंगे आप सबको। इसके बाद संवैधानिक विकास डिटेल में ब्रिटिश काल से लेके अब तक 1600 के चार्टर एक्ट से लेके और 1935 के अधिनियम तक। इसके बाद संविधान सभा आ जाएगा। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी समितियों के बारे में बताएंगे, जो तमाम कमेटियां हैं। इसके बाद संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, पाकिस्तान बनने के पहले, इसके बाद पाकिस्तान के बाद कितने मेंबर बचे। इसके बाद संविधान सभा के स्रोत के बारे में बताएंगे। संविधान सभा का स्रोत क्या क्या रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। इसके बाद आ जाएंगे कि शासन के बारे में कि संविधान से तय होता है कि हमारा समाज कैसा है। तो समाजवाद क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। संविधान में ऐसा कौन सा चीज़ें हैं, कौन सा अनुच्छेद है जो लोकतंत्र के बारे में इंगित करता है, कौन सा गणराज्य के बारे में, कौन सा पंथनिरपेक्ष, कौन सा समाजवाद, ये सब आपको बारे में बताएंगे। इसी में उद्देश्य, प्रस्तावना, ये सब चीज़ें रहेगी। इसके बाद संविधान के भाग पे आ जाएंगे। संविधान के भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। 22 भाग को पूरा विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट रहते हैं। इसके बाद अनुसूची बताएंगे, फिर अनुच्छेद से शुरू करेंगे। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन बताएंगे कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषाई आधार पर, पहले भाषाई आधार पर था। भाषाई आधार पर किस किस आंदोलन के थ्रू पहले भाषाई आधार पर बना। इसके बाद फिर आ जाएंगे नागरिकता पे, फिर फंडामेंटल राइट बताएंगे, फिर डीपीएसपी पे बताएंगे, फिर सी डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में आ जाएंगे। सी नागरिकता संशोधन अधिनियम CANRC कितनी बार संशोधन हुआ है। फिर 2019 का विवाद क्या रहा है, 2019 का विवाद क्या रहा है, भारती केस क्या है, गोरखनाथ केस क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों से लेकर आएंगे। केशवानंद भारती केस क्या है, गोरखनाथ केस क्या है। इसके बाद आ जाएंगे राष्ट्रपति पे आ जाएंगे। हमारा राष्ट्रपति के क्या है, इसकी विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिकी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। और इसके बाद जो विभिन्न नियुक्तियों, राष्ट्रपति जो विभिन्न नियुक्तियाँ करता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग इमरजेंसी पे बात करेंगे। इमरजेंसी क्या है, कैसे है, इसका 356 का मिसयूज़ कहाँ कहाँ होता है, जो राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है, जो राज्यों में लगाया जाता है। इसके बाद 352 पे बात करेंगे। 360 पे वित्तीय इमरजेंसी पे बात करेंगे कि कितनी बार लगा है, अभी तक नहीं लगा है, कब कब लग सकता है, इसके लगाने के क्या क्या प्रावधान होते हैं, किस किस कंडीशन पे वित्तीय इमरजेंसी लगता है। 352 है, फिर 356 है, इंदिरा गांधी शासनकाल में वित्तीय। अब इसके बाद इसमें क्या संशोधन हुए हैं, अब कितना ये कठिन हो गया है 352 या 356 लगाना, या 356 का मिसयूज कहाँ तक रुका है, या 356 का मिसयूज रुक गया है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पे बात करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग विधायी रिलेशन देखेंगे कि कोई कानून है, इसके बाद कानून पे क्या क्या विषय हैं। 7वीं अनुसूची पे बात करेंगे। इसमें 7वीं अनुसूची पे भी बात करेंगे। इसके बाद न्यायपालिका शक्तियाँ बात करेंगे। और 7वीं अनुसूची में विषय क्या क्या है, 3 विषय। संघ सूची का विषय क्या है, राज्य सूची का विषय क्या है, समवर्ती सूची का विषय क्या है, इस पे कौन कौन सा कानून बना सकता है, कौन कौन संघ सूची कानून कहाँ लागू होगा, कहाँ राज्य सूची का कानून लागू होगा। और इसके बाद हम लोग संघ सूची, राज्य सूची की बात करने के बाद, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, इसके बाद विधायी शक्ति की बात करें। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं कैसे उनका यूज़ किया जाता है, उनका जो ट्रेनिंग होता है, नियुक्ति होती है, ये सब केंद्र सरकार करता है, लेकिन वो सेवा केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं।
इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर पे आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या है, इनका पद क्या है, इनके पद के बारे में, इनके पावर के बारे में, और इन सब के बाद इसके बाद हम फिर इसी प्राइम मिनिस्टर में संसद पे बात करेंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं, कितने विधेयक होते हैं, और बैठक क्या क्या होता है, कब कब होता है, और संसद के नियमावली पे भी इसी में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा विधेयक है, जैसे कि वित्त विधेयक है, उसको कौन सा निर्धारण करता है। और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पे बात करेंगे। फिर राज्यसभा पे बात करेंगे कि राज्यसभा के मेंबर की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यसभा में कौन कौन जा सकता है। और इसके बाद हम विधेयक पे बात करें। इसके बाद यहीं पे राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे किया जाता है। और ये सब बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की इसके सीजीआई की नियुक्ति कैसे करते हैं, और सीजीआई के पावर क्या है। इसके बाद इनकी जुडिशियल क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, जुडिशियल एक्टिविटी क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, और इनकी न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है, और न्यायिक क्षेत्राधिकार को कैसे कैसे बढ़ाते हैं, ये सब बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का कानून कहाँ कहाँ लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का कानून उसी तरह लागू होता है जैसे संसद का कानून लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश के लिए मान्य होता है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट पे बात करेंगे। हाई कोर्ट का क्या सिस्टम है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, और उसकी नियुक्ति के क्या क्या प्रावधान है, इसके कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, और हाई कोर्ट राज्य के अंतर्गत आता है कि केंद्र के अंतर्गत आता है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक आ जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज में पूरा आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसके बाद अपना 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन पे बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति क्या क्या होती है, इनके और क्या क्या अधिकार हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। इन सब चीज़ों पे बात करने के बाद हम लोग एससी और एसटी आयोग के बारे में बात करेंगे। एससी आयोग के बारे में बात ओबीसी आयोग है। ओबीसी आयोग के बाद कैग के बारे में बात करेंगे, जो ऑडिटिंग का काम होता है वो कैग कैसे करता है, कैग की नियुक्ति कैसे होती है, कैग का पावर क्या है। इसके बाद हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी के बाद आरटीआई के बारे में बात करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। ये सब बात करने के बाद हम लोग लगभग टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ओम नारायण तिवारी है। अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा संविधान क्या है। तो संविधान हमारा जो है नियम कानून परंपरा है। नियम है, कानून है, परंपरा है, इन्हीं सब का संकलन होता है। और नियम कानून परंपरा का संकलन होता है जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं या शासन करने के लिए बनाए जाते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि नियम क्या है, कानून क्या है, परंपरा क्या है। तो नियम जो होता है, जैसे कि जो संसद के सत्र चलते हैं कि कितने बजे बैठक होगी, कितने बजे लंच होगा, ये सब हमारे नियम है। एक जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको हम नियम कहते हैं। कानून क्या है कि जिसको संसद पास करती है या विधानसभा पास करती है उसको हम कानून कहते हैं। कानून मजबूत होता है, नियम लचीला होता है। नियम को इजी टू चेंजेबल होता है, इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, ये अपने समय परिस्थिति के अनुसार होता है। कानून को एक मजबूती मिल जाती है, कानून आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। परंपरा क्या है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही हैं उसी को हम परंपरा कहते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है, ऐसा संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि जो मोस्ट ऑफ सीनियर जज होता है वही सीजीआई बनता है, लेकिन ऐसा कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे परंपरा लागू होता है। और राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था जो है संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही राज व्यवस्था कहते हैं।
संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया। संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमारा आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, छुआछूत निषिद्ध है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। तो अब फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ, लेकिन अब उसके लिए संसद एक्ट बनाएगी कि अस्पृश्यता निवारण एक्ट बनाएगी। अस्पृश्यता निवारण एक्ट है हमारे यहाँ। फिर वो चीज़ें जो संविधान में है उसे लागू करने के लिए एक्ट बनाती है हमारा गवर्नमेंट, हमारा संसद, जिनको हम चुन के संसद या विधानसभा में भेजते हैं। तो उसको व्यवहार में लगा के विधि बना के, मतलब इस चीज़ को विधि बना के ही लाया जाता है। यही चीज़ राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और बहुत सारे हैं सब चीज़, अब तमाम एक्ट हैं ऐसे बनते रहते हैं। हम आपको आगे बताते रहेंगे कि कौन सा एक्ट है, मतलब ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं। अब इसके बाद हमारा जाता है संस्थाएं। संस्थाएं हमारा बहुत संस्थाएं होती हैं। संस्थाएं बहुत सारी हैं। इसमें संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। संवैधानिक संस्थाएं हमारी वही हैं जिनका उल्लेख संविधान में है। अब जैसे आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग है। वित्त आयोग हमारा पहले से ही हमारे संविधान में है, ठीक है। वित्त आयोग क्या करता है? सेंट्रल स्टेट जो केंद्र टैक्स लगाती है उसका राज्यों में वितरण करता है। और फिर वित्त आयोग के द्वारा ही जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति वगैरह की जाती है, जो पंचायती राज के वित्त को मजबूत करती है। और इसके बाद SC/ST आयोग है, OBC आयोग है। ये सब हमारे यहाँ संवैधानिक में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद असंवैधानिक क्या है? असंवैधानिक ये है जो संविधान के अनुरूप नहीं हो। जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, जैसे ये संविधान के एक प्रकार से जो असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो संविधान का उल्लंघन करती है, वो संविधान के दायरे में नहीं आती हैं। अब जैसे जो आतंकवादी संगठन वगैरह बनाते हैं वही असंवैधानिक संस्थाएं होती है। आतंकवादी हैं, कुछ नक्सलवाद भी अपनी संस्थाएं बनाते हैं अपनी मांग को मांगने के लिए, मतलब बिना संविधान के नियम से, बिना संविधान की सहमति से, बिना संसद की सहमति से, बिना किसी नियम को फॉलो किए जो हम लोग जो नक्सलवाद हैं, आतंकवाद हैं, लोग जो बनाते हैं, गैर कानूनी संस्था इसको बोलते हैं। यही असंवैधानिक संस्था होती हैं। और इसके बाद आ जाता है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक नाम से लगता है कि गैर संवैधानिक होगा, लेकिन ये इसका सिंपल से मतलब है ये चीज़ें हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इसका न तो इसका वर्णन संविधान में है हमारे, लेकिन परिस्थिति बस या ज़रूरत बस संसद इसको बनाती है। अब जैसे कि इसमें राष्ट्रपति कई बार मंत्रिमंडल की सलाह पर बना देता है। मैक्सिमम चीज़ें होती है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही बनाता है। अब जैसे नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, प्लानिंग आयोग। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, तो इसको हम गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। एक्ट भी संसद एक्ट बनाकर भी इसको बनाती है, संसद एक्ट बनाकर भी इसको बना देती है। जैसे कि RTI एक्ट है, RTI एक्ट संसद एक्ट बना के की है, क्योंकि इसकी पहले कोई ऐसा नहीं, RTI एक्ट हमारे संविधान में उल्लेख इसका नहीं है, संसद इसको एक्ट बना के ही लाई है। और इसके बाद मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग का भी कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन ठीक है, समझ गए आप लोग। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में ऑलरेडी हो या संविधान संशोधन करके वो संविधान में लाया गया होगा। जैसे आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग है। वित्त आयोग का पहले था OBC आयोग, संविधान संशोधन करके लाया गया है। SC/ST आयोग है। असंवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेख नहीं होता है इसका, ठीक है। जैसे आतंकवादी हो गए, नक्सलवाद हो गए, गैर कानूनी संस्था बनाते हैं, और तमाम हैं जो आतंकवादी नक्सलवादी लोग संस्था अपनी मांगों को मंगवाने के लिए बनाते हैं। इसके बाद गैर संवैधानिक में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे बनाता है,
जैसे नीति आयोग या संसद एक्ट बना देती है कि RTI एक्ट है, मानवाधिकार आयोग है, और इसका उल्लेख ना तो संविधान में वर्णन रहता है और संविधान में वर्णन नहीं रहता, लेकिन इसको संसद एक्ट बना के या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसको लागू करती है। अब हम पढ़ेंगे संविधान का महत्व क्या है। संविधान का महत्व जानने के लिए, संविधान का महत्व सभी को जानना जरूरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या ना दें। इसके बाद भी आप जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में सभी को जानना चाहिए। यह जरूरी होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ कुछ चीज़ों को जानें, अपने देश के बारे में जानें। ठीक है, तो संविधान का महत्व हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी देश के शासन के लिए आधारभूत नीतियों का संकलन है। संविधान में जैसे तमाम एक्ट हैं, इसके बाद पार्ट है, इसकी अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं, अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग चीज़ों के लिए है कि जैसे फंडामेंटल राइट है, DPSP है, प्रेसिडेंट का काम क्या है, PM का क्या है, इन्हीं सब नीतियों का संकलन है, उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है, देश की सर्वोच्च विधि होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। संविधान की सर्वोच्च विधि होती है। नियम भी इससे नीचे आते हैं जो कि आसानी से चेंजेबल होते हैं, जो आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया है। इसके बाद इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। जैसे हमारा संविधान है तो हमारा संविधान सभा ने बनाया है और इसको संविधान सभा ने विधिवत मान्यता दी है, और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग चुन के संविधान सभा में मेंबर गए थे। आगे वो सब आपको हम बताएंगे कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कैसे संविधान सभा बना, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया थी, कैसे कैसे इसका संविधान सभा के तमाम डिबेट है, उसको हम बताएंगे। अब हम डायरेक्ट महत्व पे बात करते हैं। संविधान का हमारा महत्व क्या क्या है। पहली चीज़ तो हमारा संविधान हमारे देश की शासन प्रणाली को बताता है। देश की शासन प्रणाली हमारी कैसी है। देश की शासन प्रणाली में हम लोकतंत्र है या राजतंत्र है, या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, यही सब हमारा डेमोक्रेसी पे हम बात करेंगे। हम कैसे पता करें संविधान की हमारी शासन प्रणाली ही बताती है हम लोकतांत्रिक हैं कि राजतांत्रिक हैं। और जैसे हमारे यहाँ PM है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है, PM भी इलेक्टेड होता है, और उसका अपना सिस्टम है कि कैसे कोई इलेक्ट हो सकता है। और लोकतंत्र है हमारा, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। और राजतंत्र है, राजतंत्र में राजाओं का शासन होता है, वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, फंडामेंटल राइट का कोई चीज़ होता नहीं है। पंचायती राज हमारे यहाँ में, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जिससे पता चलता है। तो शासन प्रणाली, देश की शासन प्रणाली को जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो संविधान है। संविधान भी हमारा बताता है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि क्या है, देश की शासन प्रणाली को बताता है। और संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान हमारे देश की राज्य व्यवस्था को भी तय करता है। राज्य व्यवस्था, ठीक, इसके बाद इसी समय पता चलेगा देश की राज्य व्यवस्था हमारा शासन एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है। ये सब आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अर्ध संघात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। एकात्मक का मतलब वही है कि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एक ही केंद्र में होता है। ये छोटे देश जैसे कि स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब चीज़ों के लिए ठीक है एकात्मक ठीक है। संघात्मक में होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केंद्र और राज्य की सरकार अलग अलग होती है, कुछ पावर राज्य को होता है, कुछ पावर केंद्र को होता है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। एकात्मक में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक ही सरकार के हाथ में होती है। अर्ध संघात्मक क्या होता है कि ना तो पूरा लक्षण एकात्मक का हो, ना तो पूरा लक्षण संघात्मक का हो, तो वो अर्ध संघात्मक होता है। जैसे भारत का संविधान अर्ध संघात्मक माना जाता है, कई प्रोफेसर मानते हैं, कई मानते हैं कि संघात्मक कम एकात्मक ज़्यादा है, कुछ कहते हैं नहीं एकात्मक ही है। तो डिबेट है, जब इस टॉपिक हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब संविधान हमारे सरकार के
सरकार के अंग जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, सरकार के अंग की शक्तियों की सीमा तय करता है। सरकार के अंग के शक्तियों की सीमा तय करता है। ठीक है, सीमा तय करना का मतलब इसमें विधायिका क्या काम करेगी और न्यायपालिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका का काम क्या होगा और न्यायपालिका का काम क्या होगा। तीनों का अपना अलग अलग काम है और अलग अलग चीज़ें हैं। न्यायपालिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना। तीनों में मतभेद ना हो और अपना काम कर सकें। अब हम संविधान का वर्गीकरण पे बात करेंगे कि संविधान का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम। ठीक है, और संविधान का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि निर्मित हुआ उत्पत्ति के आधार पर जैसे है कि निर्मित हुआ संविधान है कि विकसित हुआ संविधान है। इसमें 2 है, निर्मित है कि विकसित है। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका का है, मान लो ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। धीरे धीरे वहाँ का चीज़ें विकसित हुआ है अपने परंपराओं, अपने नियमों को बनाते हुए। और निर्मित का मतलब क्या है, जैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, जैसे हमारा देश है, भारत है, तो वहाँ पे निर्मित है, हमारा संविधान निर्मित हुआ है, न कि विकसित है। धीरे धीरे एक एक चीज़ों को नहीं है, कुछ चीज़ें हमने अलग अलग देशों से प्राप्त की है, कुछ चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त की है। विकसित का मतलब होता है कि कोई ना तो लागू होने का डेट है, ना तो बनने का डेट है, ना तो टाइम फिक्स है। तो धीरे धीरे चीज़ें विकसित हुई हैं अपने आप मतलब अपने आप नहीं है, मतलब उनको नियम कानून परंपरा धीरे धीरे अपने विकसित होती रहती है। निर्मित मतलब है कि हमारा संविधान निर्मित हुआ है। निर्मित का मतलब ये है कि संविधान सभा बैठी है, संविधान सभा ने बनाया है, उसमें पैसा खर्च हुआ है, अलग अलग देशों से, अलग अलग स्रोत से संविधान हमारा लिया गया है। इसके बाद है संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। संविधान की शासन प्रणाली के भावना के आधार पर, शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। भावना मतलब हमारा संविधान को हम क्या देना चाहते हैं। तो इसमें 2 ही होता है, लोकतंत्रात्मक है, लोकतांत्रिक है, अलोकतंत्रात्मक है, डेमोक्रेटिक है, राजतंत्रात्मक है, या राजतंत्र कह सकते हैं। तो संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर जैसे लोकतांत्रिक हम बनाएंगे तो लोकतांत्रिक में पब्लिक को हम अपने जनता को ज़्यादा सुविधाएं देंगे। राजतंत्र में हम सिर्फ देते हैं कि नहीं, पब्लिक को नहीं, अपना निजी स्वार्थ ज़्यादा शामिल रहता है। और लोकतांत्रिक में भारत जैसे है, भारत लोकतांत्रिक शासन है। और इसके बाद संकलन की प्रकृति के आधार पर, संकलन की प्रकृति के आधार पर संकलन जैसे मतलब इसमें होता है लिखित है या अलिखित है। लिखित में भारत आ जाता है, भारत का संविधान पूरा विधिवत लिखित है, हर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अलिखित का मतलब ये है कि जिसका कोई ज़्यादातर चीज़ें परंपराओं पर निर्भर होती है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता। लिखित का संविधान भारत है, हमें ज़्यादातर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि किस देश का संविधान लिखित है, किस देश का लिखित है। हम सिर्फ भारत के संविधान पे ही चर्चा करेंगे। ठीक, संविधान के वर्गीकरण में चौथा आ जाएगा कि ये संघ के आधार पर। ठीक है, हमारा संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, इस पे हम डेप्थ में बात करेंगे कि एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। एकात्मक में पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है और संघात्मक में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको यूनिटरी बोलते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। संघ के आधार पर एकात्मक होता है और संघात्मक होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे संशोधन की प्रकृति के आधार पर भी।
कि संशोधन की प्रकृति के आधार पर कि कठोर है कि लचीला है। अब जब इस पे हम बात करेंगे आर्टिकल 368 पे, तो हम इस पे डेप्थ में बात करेंगे हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। कुछ चीज़ों में हमारा संविधान बहुत ही लचीला है, कुछ चीज़ों में हमारा बहुत कठोर है। तो आर्टिकल 368 में हम डेप्थ में बात करेंगे कि किस किस मामले में हमारा संविधान बहुत कठोर है, किस किस मामले में हमारा संविधान लचीला है। जैसे वित्त विधेयक वगैरह को पास करने के लिए बहुत दिक्कत नहीं होती है, और वहीं जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज करना हो या और चीज़ें हो जो शासन व्यवस्था से रिलेटेड हो, तो उसमें हमारा संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, और इसके बाद फिर आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कठोर भी है लचीला भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि संविधान में लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। ठीक, किस चीज़ को लिखित और अलिखित हम आपको बताए हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे कि लिखित संविधान को लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हम लिखित और अलिखित दोनों में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें लिखित अंश अधिकतम होता है, लिखित अंश अधिकतम होता है, अलिखित अंश बहुत कम होता है, अलिखित अंश न्यूनतम होता है। लिखित अंश इसमें न्यूनतम होता है, लिखित अंश इसमें अधिकतम होता है, अलिखित अंश इसमें न्यूनतम होता है। और इसमें लिखित अंश न्यूनतम होता है और अलिखित मैक्सिमम होता है, सेम उल्टा है। लिखित इक्वल टू मिनिमम, अलिखित इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक, मतलब ज़्यादातर चीज़ें परंपराओं पे आधारित होती हैं। ठीक है, हमारा संविधान लिखित है, ठीक, और ये निर्मित होता है, मतलब बाकायदा संविधान सभा इसको बनाती है, और ठीक, और ये विकसित होता है, मतलब अपने इस परिस्थिति बस नियम बनाते गए, कोई इसमें लागू होने का डेट नहीं होता है। ठीक, और न तो लागू होने का डेट होता है, न तो कोई संविधान सभा जैसी चीज़ होती है, और ये निर्मित होता है, विकसित होता है। यहाँ पे लागू होने की तिथि निश्चित होती है, लागू होने की तिथि होती है, लागू होने की तिथि नहीं होती है, और यहाँ पे कोई तारीख वगैरह नहीं होती है, या तिथि या तारीख जो भी कहें, तारीख नहीं होती है, अपने आप विकसित रहता है। तो इसमें कोई तो फिक्स नहीं है कि कितने तारीख को लागू हुआ, कितने तारीख को संविधान सभा बैठी। यहाँ की चीज़ें निश्चित होती है, तिथि वगैरह, तो यहाँ पे निश्चित नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि राज्य व्यवस्था के आधार पर, राज्य व्यवस्था के आधार पर पास करो। तो यहाँ पर हम थे, यहाँ पे लागू होने की तिथि होती है, यहाँ पे एक निश्चित तारीख होती है कि हमारा संविधान का फिक्स डेट है, किस डेट पे लागू हुआ है, इस डेट को संविधान सभा बैठी है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी कि जब हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम डेप्थ में बात करेंगे उसकी समितियों के बारे में, कब लागू हुआ, कौन कौन सी समिति कब कब बनी, ये सब चीज़। यहाँ पे कोई डेट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे तो लिखित है, तो चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे। और लिखित में क्या होता है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर, राज्य व्यवस्था की प्रकृति के आधार निश्चित होता है। हमारा संविधान एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है। एकात्मक में पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। संघात्मक क्या होता है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें मिलजुल के काम करती है। अर्धसंघात्मक जैसे होता है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो और राज्य कम शक्तिशाली हो, तो ये अर्धसंघात्मक में आता है। जैसे हमारा भारत कुछ लोग मानते हैं, एक प्रोफेसर हैं केसी बियर, उनका मानना है, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है।
बाकी जब इस पर हम बात करेंगे कि अगला टॉपिक यही है हमारा, इस पर हम डेट में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और राज व्यवस्था की इसमें सिर्फ एकात्मक होता है लिखित में, चूँकि अलिखित में एकात्मक होता है, तो इसमें केंद्र और राज्य अलग अलग सरकारें नहीं होती हैं। और इसमें संविधान में संशोधन कठोर और लचीला दोनों होता है, जैसे हमारे संविधान में है। इसमें संविधान में संशोधन कठोर और लचीला दोनों होता है। इसमें संशोधन लचीला होता है, सरल होता है, सरल या लचीला जो भी कह ले, तो इसमें चीज़ें आसानी से चेंज हो जाती है। ठीक। और इसके बाद इसमें न्यायपालिका की शक्ति ज़्यादा होती है विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में, और इसमें विधायिका की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यायपालिका की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे हमारा संविधान लिखित है, तो हमारे